नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों। जागृति क्लासेस ऑनलाइन लर्निंग ऐप में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को पता है कि हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से गांव-गांव और ढाणी-ढाणी तक जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उन सभी को डिजिटल क्रांति के तहत शिक्षा ऑनलाइन तरीके से मुहैया करवा रहे हैं। और आप सभी से ये आग्रह रहेगा कि इस डिजिटल क्रांति में आप सभी हमारा सहयोग देंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखेंगे। इसी क्रम में हम बात करेंगे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वीं के दूसरे अध्याय के विषय में, और इस अध्याय का जो नाम है वह है वास्तविक संख्या। यह हमारे कक्षा 10 का अध्याय नंबर 2 है और वास्तविक संख्या, और इसका जो अंक बार है वह 3 अंक का है। ठीक है, तो हम इस कड़ी में प्रारंभ करते हैं वास्तविक संख्याओं को। तो सबसे पहले देखिएगा, जो वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या वास्तविक संख्याएं जो हैं वो हमारे चैप्टर की हेडिंग है। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्योंकि संख्याओं के बारे में आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, कक्षा 8वीं 9वीं में आपने देख चुके हैं। ठीक है, और उन संख्याओं में एक विशेष प्रकार की संख्या होती है, वो होती है वास्तविक संख्या। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उन सभी को एक बार हम सूचीबद्ध तरीके से देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसमें दूसरी चीज हमने जो यहां से पढ़नी है वो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। ठीक है, फिर तीसरी चीज हम लोग यहां से पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे आधारभूत या अंकों का आधारभूत प्रमेय। ठीक है, इसके पश्चात इसमें 2 और टॉपिक आते हैं। वह आता है संख्याओं के अपरिमेयता का सिद्धांत। संख्याओं के अपरिमेयता का सिद्धांत। ठीक है, देखिएगा, और इसके बाद में लास्ट में हमारे पास प्राप्त होता है भिन्नों का दशमलव प्रसार। ठीक है, तो इस कंप्लीट चैप्टर में हमारे 5 टॉपिक हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार इस चैप्टर का जो अंक बार है, यह अंक बार जो है वो 3 अंक का है। कितने अंक का? 3 अंक का। ठीक है, अब इसमें काफ़ी बार कॉम्बिनेशन जो है वो अकेला 3 नंबर का प्रश्न में ही बन जाता है, या फिर 1+2 का भी प्रश्न बन जाता है। तो हम कह नहीं सकते, लेकिन ये जरूर है कि 3 नंबर अंक बार के प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाएंगे, यह सदैव निश्चित रहता है। ठीक है, अब देखिएगा, नेक्स्ट में हम अगर बात करें इसके एक एक टॉपिक को लेकर के कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है वह क्या है ना। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है वो क्या है और उसका क्या कार्य है और उसका प्रयोग हम किस तरीके से करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम प्रारंभ करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ना। यूक्लिड विभाजन
विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है, प्रमेयिका से, है ना। यूक्लिड डिवीजन लीमा बोलते हैं इसे, है ना, इंग्लिश में। अब देखिएगा, प्रमेयिका सबसे पहले क्या होती है उसे हमें समझना अति आवश्यक है ना। प्रमेयिका क्या होती है पहले उसे समझना आवश्यक है। लेकिन उससे समझने से पूर्व अगर मैं आपको बोलूं कि किसी बड़ी संख्या में अगर छोटी संख्या का भाग दिया जाए तो हमें भागफल शेषफल प्राप्त होता है। तो इस भागफल शेषफल भाजक और भाज्य में जो संबंध होता है वह ही अप्रत्यक्ष रूप से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का आधार है, ठीक है। देखिएगा कैसे। अगर मुझे बोला जाए कि संख्या 7 में संख्या 3 का हमें भाग देना है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसे हमें बोलते हैं, ये जो 7 है ये हमारा भाज्य होता है, संख्या 3 जो है वह भाजक कहलाता है, ठीक है। जैसे हम भाग देंगे 3 की गुणा 2 से करेंगे 6 आएगा और यहाँ 1 बचेगा, तो 1 जो होता है वह शेषफल कहलाता है और संख्या 2 जो है इसे हम क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, छोटी क्लासेस में हमने किया। तो इस भाज्य भाजक भागफल और शेषफल में क्या संबंध होता है देखिएगा। मैं संख्या 7 को लिख सकता हूं संख्या 3 गुणा 2 प्लस का 1, ठीक है। या फिर मैं बोल सकता हूं कि हमारे पास संख्या 7 जो है वह भाज्य है ना, बराबर संख्या 3 जो है वह भाजक है, ठीक है, और गुणा में संख्या 2 जो है वह भागफल है। संख्या 2 जो है वह भागफल है और 1 जो है वह शेषफल है। 1 जो है वह शेषफल है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। क्लियर है भाई सभी को, है ना। अब इस गणितीय व्यंजक को हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में कैसे परिवर्तित करेंगे, सबसे बड़ी बात यहां पे आती है। तो देखिएगा, इसे हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में परिवर्तित करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें भाज्य भाजक भागफल और शेषफल को किन्हीं संख्याओं a b c r इस तरीके से लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई संख्या a है और उसमें संख्या b का भाग देना है, मतलब b भाजक की तरह काम कर रहा है, q उसमें भागफल है और r जो है वो शेषफल है। ये बात समझ में आई आपको, है ना। अर्थात हमारे पास यहां से a बराबर बी क्यू प्लस आर एक गणितीय समीकरण बनेगा जो कि किसी भाज्य भाजक भागफल और शेषफल के मध्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध है। बात समझ में आई आपको, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहां आर की बात करूं तो आर जो होता है वह शेषफल होता है ना। आर जो है वह यहां पर शेषफल होता है। अंग्रेजी में इसे रिमाइंडर बोलते हैं, इसीलिए इसे आर से निरूपित करते हैं, ठीक है। क्यू जो होता है जो क्वोशिएंट होता है, इसलिए इसे क्यू से निरूपित करते हैं। क्वोशिएंट का मतलब होता है भागफल। तो यहां पर जो क्यू है वह है यहां पर भागफल, ठीक है। ए जो है वह है हमारे पास भाज्य और बी जो है उसे हम बोलते हैं भाजक, ठीक है। अब देखिएगा, जब कभी भी हम शेषफल की बात करेंगे तो शेषफल सदैव भाजक से कम आता है। कारण क्या है, अगर मुझे संख्या 7 में संख्या 3 का भाग देना है तो जैसे ही मैं भाग दूंगा, मान लीजिए मैंने 1 बार दिया तो 3 गुणा 1 3 आएगा, 7 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 4 बचेगा।
तो आप देख सकते हैं शेषफल 4 जो है इस भाजक 3 से बड़ा है। क्या कभी हम ऐसा करते हैं क्या? ऐसा नहीं करते। हम 3 साथ में 3 का जितनी ज्यादा बार भाग जा सके पूरा पूरा उतनी ज्यादा बार भाग देते हैं। तो यहां पर हम 1 की बजाय 2 लिखते हैं और 3 की बजाय यहां पर 6 लिखते हैं, तो हमारा शेषफल 4 की बजाय क्या आता है? 1 आता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमें यहां पर 16 दे रखा है और उसमें 5 का भाग देना है, तो मैं यहां से बोल दूं कि 5 गुणा 2 10 और शेषफल कितना आएगा? 6, जो कि हमारे भाजक से क्या है? ज्यादा है इस केस में। लेकिन हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हम जो भाग देंगे वह अधिकतम भाग जो पूरा पूरा जाए। तो 5 गुणा 3 15, तो हमारे पास जो शेषफल 6 नहीं आएगा, शेषफल 1 आएगा। तो इस कंडीशन में हम देख सकते हैं कि हमेशा शेषफल जो होता है वह भाज्य से क्या होता है? हमेशा जो शेषफल होता है वो भाजक से क्या होता है? हमेशा कम होता है। तो यहां पर हम कंडीशन डाल देते हैं कि r का जो मान है वह हमेशा भाजक अर्थात हमारे b से क्या होगा? कम होगा। लेकिन यह मान 0 या 0 से बड़ा हो सकता है। शेषफल 0 आ सकता है, शेषफल ऋणात्मक नहीं आएगा। शेषफल 0 कैसे आ सकता है? अगर मुझे 15 में भाग देना है 5 का, 3 बार पूरा पूरा गया, शेषफल बच गया 0। शेषफल 0 आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें यह ध्यान देना है कि यह सदैव भाजक से कम होना चाहिए। तो हमारे पास यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यही बोलती है कि किन्हीं दो धनात्मक संख्याओं के लिए जो कि a और b है, a का मान b इंटू क्यू प्लस आर के बराबर होता है, जहां पर a भाज्य, b भाजक, q भागफल और r शेषफल होता है। और r का जो मान है वह सदैव 0 या 0 से बड़ा किंतु b से छोटा होता है। ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां पर इस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का कथन लिखेंगे ना। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का कथन, प्रमेयिका का कथन है ना। यह कथन क्या है? कथन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। कथन ये है, दो धनात्मक पूर्णांकों a एवं b हेतु a बराबर बी क्यू प्लस आर परिभाषित होता है जहां Q जो है वह भागफल और R जो है वह शेषफल की भांति कार्य करता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज कि R का मान 0 या 0 से बड़ा किंतु हमारे भाजक B से क्या होता है? छोटा होता है। यही हमारे पास क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। बात समझ में आई? अब इस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का हमारे गणित में क्या कार्य है ना। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका एक ऐसा गणितीय कथन होती है जिसका प्रयोग अन्य कथनों को सिद्ध करने अथवा सत्यापित करने हेतु प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है, तो प्रमेयिका का अपने आप में अर्थ भी यही है ना। मैं नोट करके यहां पे लिखवा देता हूं, नोट
नोट प्रमेयिका, प्रमेयिका वह गणितीय कथन है जिसका प्रयोग अन्य गणितीय कथनों को सत्यापित करने हेतु प्रयोग में लिया जाता है, ना। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब इस प्रमेयिका का हमारे चैप्टर वास्तविक संख्या में क्या प्रयोग होगा? हमारा प्रयोग होगा कि हमें कुछ कथन दे रखे होंगे, तो इसी प्रमेयिका की सहायता से हमें उन कथनों को सिद्ध करना होता है ना। और वो कथन कैसे होंगे मैं आपको यहां पर बताता हूं। देखिएगा, एग्जाम्पल लेते हैं एक। सिद्ध कीजिए किसी धनात्मक पूर्णांक जो कि सम है को 2q एवं विषम को 2q+1 के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। ये हमारा सवाल है कि किसी भी सम संख्या सम धनात्मक पूर्णांक को 2q और विषम धनात्मक पूर्णांक को 2q+1 के रूप में लिखा जा सकता है, या यह सम और विषम धनात्मक पूर्णांकों को निरूपित करते हैं, ठीक है। अब इसका जब हम हल देखेंगे तो हल में देखिएगा, हल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, बहुत आसान है। हल में देखिएगा, माना 2 धनात्मक पूर्णांक a एवं b हैं, हमें 2 धनात्मक पूर्णांक मानने है ना। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, मैंने क्या बोला, कथन को सिद्ध करना है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, हम क्या लिख सकते हैं, a बराबर BQ+R, है ना। जहां ये हर बार आपको लिखना रहेगा जहां R का मान 0 से B के मध्य होता है, जहां R का मान 0 और B के मध्य होता है। और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को हमेशा बक्से में बंद किया जाता है, ठीक है। अब देखिएगा, कुछ विद्यार्थियों को यहां पर कुछ संकट हो सकता है, लेकिन संकट वाली कोई बात नहीं है। आपको यहां पर 2q दिखाई दे रहा है, आपको यहां पर 2q+1 दिखाई दे रहा है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में भी आपको q दिखाई दे रहा है और q के गुणा में b दिखाई दे रहा है ना। तो इस bq को हमें 2q या फिर 2q+1 बनाने के लिए साफ तौर पर यहां पे आपको समझ में आना चाहिए कि हमें b का मान क्या लेना पड़ेगा, b का मान हमें 2 लेना पड़ेगा।
अगर यहां पर 3q और 3q प्लस 1 होता किसी अन्य कथन के लिए, तो शायद हम b का मान कितना लेते, 3 लेते, या q के गुणा में 5 होता तो हम b का मान 5 लेते, है ना। तो अभी प्रारंभ में आपको ध्यान रखना है कि जब भी 2q और 2q प्लस 1 इस तरीके का सवाल आए, तो आपको b का मान यहां पर क्या लेना पड़ेगा, 2 के बराबर लेना पड़ेगा। आगे और प्रश्न करेंगे तो और प्रश्नों में हम और इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अभी के लिए हमें मानना पड़ेगा, माना b बराबर किसके, 2 के, ठीक है। जैसे ही b का मान हम 2 के बराबर लेते हैं तो हमारी a बराबर 2q प्लस r प्रमेयिका परिवर्तित हो जाती है ना। अब हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे ही आपने b का मान निर्धारित किया, आपका r का मान भी निर्धारित करना पड़ेगा। यदि हमारे पास b 2 के बराबर है तो r का मान हमें पता है, r का मान 0 और 2 के मध्य होगा, है ना। और यहां पर 2 सम्मिलित नहीं होगा, 0 सम्मिलित हो सकता है ना। 2 को सम्मिलित यहां पर हम नहीं करेंगे। अगर 2 सम्मिलित हो जाएगा यहां पर तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो हमें यहां पर 2 को सम्मिलित नहीं करना है ना। जैसे लास्ट वाले एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था कि यहां पर जो भी आपके पास r का मान आता है वो इस 5 से कम आएगा। मतलब यहां पर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, लेकिन शेषफल अगर 5 आ गया तो पुनः 5 में 5 का भाग चला जाएगा, तो वह शेषफल तो रहेगा ही नहीं, है ना। तो हमें क्या करना है कि इस रिमाइंडर को, इस शेषफल को हमेशा 5 से छोटा और 0 या 0 से बड़ा धनात्मक वास्तविक मान लेना है, या धनात्मक पूर्णांक मान लेना है। क्या लेना है, धनात्मक पूर्णांक मान लेना है, ठीक है। अब देखिएगा, अगर हमने r का मान 0 से 2 तक परिभाषित किया तो r एक तो हो जाएगा हमारे पास 0 और एक r का मान हो जाएगा 1। क्योंकि यह धनात्मक पूर्णांक है तो दशमलव के रूप में तो हम लेंगे नहीं। तो बस ये ध्यान रखो, b का जो भी मान आए तो 0 से लगा करके b से 1 पहले तक की संख्या ले लो, मतलब r का मान 0 और 1। इसको मैं आपको समझा देता हूं, यहां पर थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी तो मामला बैठ जाएगा। देखिएगा, मैं आपको बोलता हूं कि किसी केस में यदि b का मान 4 आएगा तो r के कौन कौन से मान परिभाषित होंगे, 0, 1, 2 और 3। मान लीजिए किसी केस में b का मान 10 हो जाएगा तो r के मान कौन कौन से परिभाषित होंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, है ना। 10 नहीं लेना है। मान लीजिए b का मान यहां पर मैं 5 मान लेता हूं तो r के कौन कौन से मान परिभाषित होंगे, 0, 1, 2, 3 और 4। बात समझ में आ रही है आपको, है ना। तो इसी तरीके से हमें r के मान क्या करने हैं, निर्धारित करने हैं, ठीक है। अब देखिएगा, हमारे पास यहां पर a बराबर 2q प्लस r आ गया। अब हम अलग अलग केस लेंगे ना। केस नंबर 1, है ना। केस नंबर 1 में हम क्या लेंगे, b बराबर 2 एवं r बराबर 0 रखने पर, है ना। और यहां से केस नंबर 2 हम क्या लेंगे, b का मान तो वही है, b बराबर 2 एवं r बराबर 1 रखने पर, है ना, 1 रखने पर। तो हमारे पास यहां पर 2 केस आ गए। देखिएगा इन दोनों केसेस को। अब जैसे ही मैं b का मान 2 रखता हूं तो a बराबर 2 गुणा q प्लस का r का मान कितना है, 0 है, या फिर a बराबर कितना आएगा हमारे पास, 2q आएगा, ठीक है। उसी तरीके से a बराबर यहां पर b का मान 2 रखते हैं तो 2q, r का मान कितना रखते हैं, 1 रखते हैं, तो हमारे पास a का मान कितना आएगा, 2q प्लस 1 आएगा। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा,
क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी सम संख्या का एक गुणनखंड 2 है, तो वह किसी संख्या का अगर एक गुणनखंड 2 है तो वह सदैव क्या होगी, सम संख्या होगी, है ना। तो हम देख सकते हैं क्योंकि a बराबर 2q जो है वह 2 से भाज्य है, 2 से भाज्य। 2 से भाज्य होने का मतलब इसमें 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, भाज्य है। अतः 2q सदैव एक सम संख्या होगी। और इसमें चूंकि 2q एक सम संख्या होगी तो उसमें एक जोड़ने पर अर्थात 2q प्लस एक विषम संख्या प्राप्त होगी, है ना जी। 2q एक सम संख्या है तो उसमें एक जोड़ेंगे तो अगली संख्या क्या आएगी, विषम आएगी। जैसे मैं बोल रहा हूं 4 एक सम संख्या है, इसमें एक जोड़ेंगे तो 5 आएगा। 10 एक सम संख्या है तो इसमें एक जोड़ेंगे तो 11 आएगा। 12 एक सम संख्या है, इसमें एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 13। तो सम संख्या के जस्ट अगला अंक क्या होता है भाई, सम संख्या से जस्ट अगला अंक जो होता है वह होता है हमारे पास क्या, विषम संख्या। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, है ना। मैंने आपको यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय का है वो करवाई, है ना। और उसके पश्चात हमने इस पर आधारित एक प्रश्न भी किया और ये एग्जाम्पल आपके सामने, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको। इसको देखिए एक बार अच्छे से, कहीं कोई दिक्कत आए तो उसको नोट कर लीजिए। ठीक है जी। इसमें हमें ध्यान रखना है एक चीज कि Q जो होता है Q बिलोंग्स टू, यहाँ पर क्या है, पूर्णांक होता है ना, इंटीजर वैल्यू होती है। तो ये अपने को ध्यान रखना है, हालांकि प्रश्न में दे रखा होगा इसका। और एक और एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, सिद्ध कीजिए 3q प्लस 1 3q प्लस 2। सिद्ध कीजिए कोई धनात्मक पूर्णांक 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पर q जो है वो हमें बोला गया है क्या, एक पूर्णांक है। q बिलोंग्स टू क्या है, इंटीजर है, ठीक है। q बिलोंग्स टू क्या है, इंटीजर है ना। अब इसका हल देखिएगा। हल में वही चीज जो हमने पिछले प्रश्न में भी की थी। हल में माना 2 धनात्मक पूर्णांक a एवं b हैं, है ना। तो वही चीज यूक्लिड
यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम क्या लिख सकते हैं, a बराबर बी क्यू प्लस का r, है ना, a बराबर बी क्यू प्लस का r, जहाँ पर ये जो r है इसका मान 0 या 0 से बड़ा और b से छोटा होता है ना। पिछले प्रश्न में मैंने आपको क्या बोला था कि इस प्रश्न को आगे बढ़ाने के लिए हमें b का मान ज्ञात होना चाहिए। जैसे ही b का मान ज्ञात होगा हम r का मान निकालेंगे और r के मान के हिसाब से उसके अलग अलग केस बनेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रश्न से तुलना कीजिए, शायद आपको पता चल जाएगा जो मैं बोलने वाला हूं। यहां पर q के गुणा में 3, q के गुणा में 3, q के गुणा में 3। इसका मतलब ये है कि आपको b का मान कितना लेना पड़ेगा, b का मान हमें 3 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहां से लिखेंगे क्या, माना b बराबर 3, है ना। तो r का जो मान है वह 0 और 3 के मध्य होगा, अर्थात r का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। r का मान 3 नहीं लेना है, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा अगले में हम क्या लेंगे, अगले में हम 3 अलग अलग केस लेंगे ना। यहां से मैं लिख लेता हूं केस नंबर पहला, है ना, जहां पर b बराबर 3 एवं r बराबर 0 रखने पर, है ना। फिर केस नंबर दूसरा क्या, b तो हम 3 के बराबर ही लेंगे और r बराबर 1 रखने पर, है ना। और केस नंबर तीसरा, केस थर्ड, है ना, केस थर्ड b बराबर 3 एवं r बराबर 2 रखने पर। ठीक है, अब देखिएगा जैसे मैं b बराबर 3 रखता हूं तो a बराबर हमारे पास क्या आएगा, b का मान कितना है, 3 है इंटू q, है ना, और r का मान कितना आएगा 0, तो a बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 3q, है ना। a बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, 3q। उसी प्रकार से a बराबर b का मान हम 3 रख लेते हैं तो 3q और r का मान कितना आएगा हमारे पास, 1 आएगा, तो 3q प्लस 1। केस नंबर थर्ड में a बराबर b का मान 3 रखेंगे तो 3q प्लस का हमें कितना प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। ठीक है जी। अब आप यहां पे देख सकते हैं कि 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 जो हमारे प्रश्न के 3 महत्वपूर्ण भाग थे, है ना। यहां से देखिएगा जहां से हमने प्रश्न को प्रारंभ किया था वह 3 महत्वपूर्ण भाग हमें प्राप्त हो चुके हैं, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। ठीक है, तो अतः हम लास्ट में क्या लिखेंगे, अतः, क्योंकि तीनों ही प्राप्त हो गए हैं, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक को 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 रूप में लिखा जा सकता है, यही हमें सिद्ध करना था और यही इतिसिद्धम हो गया। इतिसिद्धम या फिर हैंड्स प्रूफ। अब देखिएगा यहां तक तो हुआ हमारे पास
कक्षा 10वीं के एक विद्यार्थी द्वारा आंसर लिखने का तरीका जो यहाँ पे समाप्त हो गया। यहाँ आप लिखोगे तो अगर ये 2 नंबर का है तो 2 मिल जाएंगे, 3 का है तो 3 मिल जाएगा। लेकिन इस चीज का वास्तविकता में मतलब क्या निकल रहा है, सेंस क्या निकल रहा है इस चीज का, वो भी हमें समझना अति आवश्यक है ना। अगर सेंस नहीं समझेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब आपको मैंने बोला कि यह तीनों संख्याएं धनात्मक पूर्णांकों को निरूपित करती है ना, जहां पर Q क्या है, एक पूर्णांक राशि है ना। अब इसका मतलब यह है कि मैं अगर आपको बोलूं कोई भी रैंडमली राशि उठाकर देख लो 15, अब बोले 15 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 15 को हम 3 गुणा 5 लिख सकते हैं। देखो केस नंबर 1 संतुष्ट हो रहा है, यहां पर Q का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कोई भी उठा लो, बोले नहीं 15 नहीं 16 बताओ सर, तो देखो भाई 3 गुणा 5 और प्लस का 1 दिखाई दे रहा है, तो 3 गुणा 5 प्लस का 1 आपके पास क्या है, दूसरे केस से संतुष्ट हो रहा है। या तो a के रूप में a बराबर 3q, या 3q प्लस 1, या 3q प्लस 2। बोले सर अभी भी आनंद नहीं आया, तीसरा केस बताओ, तो 3 गुणा 5 प्लस का 2, लो भाई तीसरा केस होगा। कोई भी आप क्रमागत संख्या या कहीं से कोई भी आप उठा लो, या तो वो 3q के रूप में होगी, या 3q प्लस 1 के रूप में होगी, या 3q प्लस 2 के रूप में होगी, है ना। बोले सर एक बढ़िया अंक ले लेते हैं 100। अब बताओ भाई, आप बोल रहे हो ना इतना, 100 को बताओ भाई 100 इन तीनों में से कौन से रूप में आएगा, तो देखते हैं भाई 100 इन तीनों रूप में कौन से में आएगा, उसे देखते हैं। चलो भाई 100 को भी देख लेते ना, चलिए 100 को, अब 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 99 प्लस का 1, है ना। 99 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 गुणा 33 और प्लस का 1। लो भाई ये हमारा फॉर्मेट आ गया, 3q प्लस का 1, केस नंबर 2 से ये संतुष्ट हो गया, है ना। बोले सर नहीं 101 लिखो, लो भाई 101 लिख लेते हैं, तो 101 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 33, है ना, मतलब 99 प्लस 2 और प्लस का 2 आ जाएगा। लो भाई केस नंबर ये 3rd से संतुष्ट हो गया है। तो दुनिया का कोई भी धनात्मक पूर्णांक उठा करके देख लो, ये सारे के सारे इस 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 संख्याओं में ही आ जाएंगे, इससे बाहर कोई भी धनात्मक पूर्णांक नहीं जाएगा। ये तो हुआ हमारे पास इसको समझने का तरीका, ठीक है जी। अब एक और सवाल ले लेते हैं, वो भी देखते हैं ना। एक और सवाल ले लेते हैं ताकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अच्छे सवाल यहां पर हो जाए, है ना। प्रश्न क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है जहां m कोई पूर्णांक है। इसमें साफ लिखा हुआ है यूक्लिड विभाजन है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से सिद्ध कीजिए। ये मैं प्रश्न आपको इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि जब परीक्षा में प्रश्न आए तो आपको समझ में आए कि सर प्रश्न का प्रयोग उत्तर को हल करने में किस प्रकार से करते हैं। तो यहां प्रश्न उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उत्तर महत्वपूर्ण है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से सिद्ध कीजिए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 रूप का होता है, 3m या 3m प्लस 1 रूप का होता है, जहां पर m जो है
वह एक पूर्णांक मान है, m बिलोंग्स टू क्या है, इंटीजर। ये बिलोंग्स टू का साइन होता है, मतलब m जो है वो सदस्य है किसका, i का, जहां पर i पूर्णांक है। इसे मैं ब्रैकेट में भी लिख देता हूं, m जो है वह पूर्णांक मान है या पूर्णांक है, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। अब देखिएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रश्न वाले ने खुद नहीं दे दिया है ना, नहीं भी देता तो भी हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से ही सिद्ध करना होगा, क्योंकि जब भी ऐसा 3m+1 3q+1 3q+2 ऐसे कभी भी आपको सवाल अपने परीक्षा प्रश्न पत्र में दिखाई दे, मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि प्रश्न चैप्टर नंबर 2 वास्तविक संख्याओं के पहले टॉपिक यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से ही आया है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब यहां से देखिएगा, हल में, इसके हल में हम लिखेंगे वो का वही स्टेटमेंट, माना ए एवं बी दो धनात्मक पूर्णांक हैं, धनात्मक पूर्णांक हैं। तो साफ सी बात है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, है ना, हम क्या लिखेंगे, a बराबर BQ+R, है ना, और वही चीजें जो हर बार लिखी जाती है, क्या, जहां R का जो मान है वह 0 से बड़ा होगा किंतु B से छोटा होगा, B के बराबर नहीं लेना ना। अब देखिएगा, फिर से हमारा प्रश्न यही है, सिद्ध कीजिए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आई है वर्ग, आगे प्रश्न में घन भी आएगा, बात समझ में आ रही। तो देखिएगा, हमने a एवं b दो धनात्मक पूर्णांक मान तो लिए हैं, ठीक है, अब b के मान यहां पर हम निर्धारित करते हैं, है ना। देखिएगा, यहां से b के मान, माना b बराबर 3 लेने पर, है ना, लेने पर, मैंने पहले ही बोला था 3 लिखा हुआ, 3 लेंगे। जैसे ही b का मान फिक्स हो गया, r का मान 0 से 3 के मध्य होगा, मतलब r 0 होगा, 1 होगा और क्या होगा, 2 होगा। r क्या होगा, 0, 1 और 2 लेना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे हमने r का मान यहां पर निर्धारित किया 0, 1 और 2, अब हमारे कितने केस बन जाएंगे, हमारे केस बनेंगे कितने, 3, है ना, r के मान पे ही निर्भर करता है। तो केस नंबर 1, केस नंबर पहला क्या है, b बराबर 3 एवं r बराबर 0 रखने पर, केस नंबर 2, b बराबर 3 एवं r बराबर 1 रखने पर, केस नंबर तीसरा, है ना, ये क्या है, b बराबर 3 एवं r बराबर 2 रखने पर, है ना। अब देखते हैं इन केसेस में क्या होता है। हमारे पास a बराबर आया है 3 गुणा q प्लस का कितना, 0, या फिर हम बोल सकते हैं कि a बराबर कितना, 3q आया, है ना, a बराबर कितना आया, 3q। उसी प्रकार से a बराबर 3q प्लस r का मान 1 रखेंगे तो 3q प्लस 1 आ जाएगा। उसी प्रकार से केस नंबर 3, a बराबर 3q, r का मान 2 रखने पर a बराबर 3q प्लस कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहां तक तो हमने पहले भी कर लिया था, है ना, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे प्रश्न की है, काफी सारे विद्यार्थी यहां आकर के रुक जाते हैं और देखते हैं कि सर यहाँ तो m लिखा हुआ है, यहाँ आपके q आ गया, यहाँ 2 केस ही दे रखे हैं, यहाँ पर तो हमारे पास 3 परिणाम निकल रहे हैं। तो देखिएगा यह इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने इसमें छिपे एक शब्द को अच्छे से पढ़ा नहीं है। इसमें लिखा गया है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो अभी तक तो हमारे पास ये धनात्मक पूर्णांक ही आया है, हमने अभी तक इसका वर्ग नहीं किया है। तो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों धनात्मक पूर्णांकों का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। ठीक है, देखिएगा इन तीनों धनात्मक पूर्णांकों का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा a का मान ये आ गया, तो a स्क्वायर बराबर क्या आएगा, a स्क्वायर आएगा 3q का होल स्क्वायर, है ना। हमने क्या किया, हमने किया वर्ग करने पर, है ना, वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, है ना। अब a स्क्वायर तो एज इट इज लेना है, 3 का स्क्वायर कितना आएगा अपने पास, यहां पर 9 आएगा और यहां पर अपने को प्राप्त होगा q स्क्वायर। अब थोड़ा ध्यान देना भाई, अब पूरे प्रश्न का जो बेसिक मुद्दा है वो है हमें 3m लेकर के आना। तो एक काम करता हूं, यहां से क्या काम करते हैं, इस 9 को मैं क्या लिखता हूं, 3 गुणा में यहां पर 3q स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर से 3 गुणा 3 9 q स्क्वायर बन जाएगा, है ना। लेकिन इसका फायदा ये होगा, ये 3 लिखा हुआ है, इस पूरी की पूरी संख्या को हम मान सकते हैं क्या, m, जो कि हमें प्रश्न में दे रखा है। तो यहां पर हमें क्या लिखना है, 3 गुणा क्या m, है ना, 3 गुणा क्या लिखना है, यहां पर m लिखना। और a स्क्वायर का मान आएगा 3 गुणा m, तो हम बोल सकते हैं कि a स्क्वायर बराबर 3 गुणा यहां पर m है, और m का जो मान है यहां पर m जो है वो बराबर है किसके, m जो है वो बराबर है 3q स्क्वायर के, m जो है वो किसके बराबर है, 3q स्क्वायर, इस 3q स्क्वायर के। तो आ गया भाई a स्क्वायर का मान 3m के बराबर, जो कि हमारा पहला वाला था। क्या था भाई, 2 चीजें थी, एक 3m था और एक था 3m+1, है ना। तो 3m तो हमारे पास आ गया। अब भैया केस नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं ना। केस नंबर 2 में भी हम क्या करेंगे, वर्ग करने पर, है ना, वर्ग करने पर क्या प्राप्त होगा, a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का क्या प्राप्त होगा, होल स्क्वायर प्राप्त होगा, है ना। अब देखिएगा, अब a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमें आना चाहिए। तो ये प्राप्त होगा a स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर मतलब 9q स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 3 गुणा 2 6 ab मतलब q इंटू 1 मतलब q, प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर हमें कितना प्राप्त होगा, 1 ही प्राप्त होगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर हमें कितना प्राप्त होगा, 1 ही प्राप्त होगा। तो हमें यहां से a स्क्वायर का मान प्राप्त हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, a स्क्वायर बराबर, इसमें से हम उभयनिष्ठ ले रहे हैं, इन दोनों पदों में से हम उभयनिष्ठ ले रहे हैं। क्या, मैं मान लेता हूं यहां से उभयनिष्ठ ले लेता हूं केवल 3। जैसे ही मैंने यहां से 3 उभयनिष्ठ लिया, प्लस का 1 बचा हुआ है, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा यहां पर 3q स्क्वायर प्लस का क्या बचेगा, यहां पर 2q बचेगा, है ना। अब ऐसा क्यों किया गया है, थोड़ा सा गौर से देखिए। हमारा सेकंड केस क्या है, 3 गुणा m प्लस का 1। इसका मतलब आपको दिखाई दे रहा होगा ये बड़ी सी राशि अब क्या होने वाली है, यह बड़ी सी जो राशि है यह m होने वाली है। तो हमारा मान आएगा 3 इंटू m प्लस का 1, जो कि किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या के वर्ग के बराबर आया है। जहां पर m का मान जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है वह है 3q स्क्वायर प्लस 2q के बराबर, जहां m का मान, बात समझ में आ रही है आपको, क्योंकि हमें 3m प्लस 1 चाहिए था, तो इस पूरे को हमने m माना,
3 गुणा में पड़ा है तो 3m+1 बन गया। अब हमारा लास्ट केस देख लीजिए, इसमें भी हम क्या करेंगे, वर्ग करने पर ना, जैसे ही वर्ग करेंगे a² बराबर 3q + 2 का होल स्क्वायर, है ना। पुनः फॉर्मूला आएगा a + b के होल स्क्वायर का, तो a का स्क्वायर मतलब 9q², 2ab मतलब 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12q + 2 का स्क्वायर कितना, 4। ये हमें प्राप्त हुआ a² का मान, a + b के होल स्क्वायर का सूत्र लगाया है। अब देखिएगा, अब इन सभी में ना मैं एक काम करता हूं, 9q² प्लस का 12q, 4 को मैं लिख रहा हूं 3 प्लस का 1। थोड़ी समझदारी देखना भाई, आपको भी ये समझदारी यहां पे प्रयोग में लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमें 3m तो मिल चुका है, 3m+1 मिल चुका है। अब अगला या तो 3m आएगा या फिर 3m+1 के रूप में आएगा, लेकिन 3m दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि अगर 3m होता तो सभी में से 3 उभयनिष्ठ आना चाहिए, लेकिन सभी में से आ नहीं रहा, इसलिए मैंने जानबूझ करके 4 को 3 + 1 लिखा है, ताकि इन पहले 3 पदों में से 3 उभयनिष्ठ आ जाए और अंदर क्या बचेगा, 3 उभयनिष्ठ आ जाए। देखिएगा यहां से लिख रहा हूं, 3 उभयनिष्ठ आ जाए और अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा यहां से 3q² प्लस का 4q प्लस का 1, और लास्ट वाला जो है वह कितना हो जाएगा, प्लस का 1। अब देखिएगा, ये जो सामग्री है, इस सामग्री को मैं क्या लिख सकता हूं, m लिख सकता हूं, तो 3 गुणा m+1, ये किसका मान आया, a² का मान आया। जहां m बराबर हमारा ब्रैकेट वाला मान 3q² प्लस का 4q प्लस 1 के बराबर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें किसी संख्या, धनात्मक संख्या के वर्ग का मान या तो 3m प्राप्त हो रहा है, या 3m+1 प्राप्त हो रहा है, या 3m+1 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो अंतिम उत्तर हमें भाषा के रूप में देना है, ताकि हमारा जो काम है वह पूरा हो जाए और जो अध्यापक है वो एक क्या आधा भी अंक नहीं काट सके। ठीक है, तो अब देखिएगा अंतिम उत्तर भाषा के रूप में, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 रूप का होता है। ठीक है जी, यहाँ हमारा उत्तर जो है वो समाप्त हो गया है ना। और इस तरीके से हम इस पूरे प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं, और ये पूरा मेथड मैंने आपको बताया, और यह मेथड किसका था, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हमने इसको हल किया। ठीक है, अब फिर से सवाल वही उठता है, बोले सर इसका मतलब क्या होता है, कि 3m और 3m+1 का मतलब क्या होता है, हमें नहीं पता। चलो मैं बता देता हूं कि इसका वास्तविकता में अर्थ क्या है। एक पूर्ण वर्ग संख्या, मान लीजिए मैंने 4 ले ली ना, 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या आता है, 4। अब मैं ये बोल रहा हूं कि 4 को या तो 3m लिख सकते हैं या 3m+1 लिख सकते हैं, तो 4 को मैं क्या लिख रहा हूं, इसे लिख रहा हूं 3 गुणा 1 प्लस का 1। तो देखो भाई, ये आपका बन गया 3m और प्लस का कितना, 1। बात समझ में आ रही? कोई दूसरी संख्या ले लो भाई, है ना। मैं बोल रहा हूं 3 का स्क्वायर करना है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। तो 9 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 गुणा 3, मतलब ये आएगा अपने पास 3 गुणा m के बराबर। ये 3 तो ये रहा, और m का मान किसके बराबर, 3 के बराबर। मैं बोल रहा हूं संख्या 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना, 16। तो हम इस 16 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 4, है ना, 4 × 3 = 12, 2 16, है ना। तो हमारे पास क्या आएगा भाई,
या फिर इसे हम लिख सकते हैं 3 गुणा 5 और प्लस का 1 है ना, 3 गुणा 5 15, तो ये अपने पास बन जाएगा 3m प्लस का 1। अगर 100 को लिखना चाहे तो 100 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, मैंने बताया था, 3 गुणा 33 प्लस का 1। तो इस तरीके से इस प्रमेयिका का मतलब या अर्थ भी आपको समझ में आ गया होगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए, आपकी पढ़ाई के लिए बहुत ही लाभान्वित करेगा, आपको बहुत ही असरदार साबित होगा। तो इसी क्रम में आज के लिए इतना ही। कल हम अगली प्रश्नावली को प्रारंभ करेंगे और प्रारंभ करने के पश्चात हम इस क्लास को कल आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।